प्रिय छात्र छात्राएं, 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप लोगों से मौलिक अधिकार से एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि हमारा संविधान ने एक हाथ से हमें मौलिक अधिकार दिया है, लेकिन दूसरे हाथ से उस मौलिक अधिकार को वापस भी ले लिया है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है और भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 अधिकार हैं हमारे पास। इस 6 अधिकार के तहत जैसे समानता के अधिकार में 5 हैं, स्वतंत्रता का अधिकार भी 21 को जोड़ने के बाद 5 हो जाते हैं, शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के 4 अधिकार हैं और शिक्षा संस्कृति से संबंधित भी 2 अधिकार हैं दिए हुए। साथ ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को 5 रीट जारी करके, 5 प्रकार के रीट हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इन 5 रीट के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है, उनके उपचार की व्यवस्था की गई है अगर उनका हनन होता है तो मौलिक अधिकार हमें, संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। इतने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन संविधान के द्वारा उन मौलिक अधिकारों को वापस लेने का या शिथिल करने का या उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने के तमाम प्रावधानों की भी चर्चा की गई है। इसी संदर्भ में संविधान मौलिक अधिकार देता है और मौलिक अधिकारों को वापस भी कर लेता है। यानी हम इस प्रश्न में पहले मौलिक अधिकार जो संविधान हमें देता है उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर जो उस पर सीमाएं प्रतिबंधित की गई हैं, सीमाएं जो दी गई हैं जिसके अधीन रहते हुए मौलिक अधिकारों को का उपयोग करना है, उसी इस क्वेश्चन को मैं लिखना था आप लोगों को। जैसे अनुच्छेद 15(1) भारतीय राज्य के लिए यह प्रावधान किया गया है कि किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी राज्य इन आधारों पर जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर या इसमें से किसी आधार पर राज्य किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी 15(1) और 15(2) में ये प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक समागम के स्थलों पर केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी 15(1) राज्य के लिए है, 15(2) राज्य के साथ साथ हम नागरिकों के लिए भी है कि सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक समागम के स्थानों पर, जैसे होटल हुआ, दुकान हुआ, सिनेमा घर हुआ, पार्क हुआ, सड़क हुआ, शमशान हुआ, कब्रिस्तान हुआ, जो भी हमारे सार्वजनिक समागम के स्थल हैं, उसमें इस देश के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। ये दोनों आर्टिकल मिलकर सामाजिक समानता का अधिकार देता है। ये हमारा सामाजिक समानता का अधिकार है। तो सामाजिक समानता का अधिकार 15(1) और 15(2) देता है, लेकिन 15(3), 15(4) और 15(5) इसकी सीमाएं निर्धारित हैं। 15(3) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
दिया गया सामाजिक समानता, लेकिन महिला और बच्चा के आधार पर उस सामाजिक समानता को अब वापस लिया जा रहा है। तो 15(3) महिला एवं बच्चा को विशेष शक्ति देने, विशेष प्रावधान इनके लिए करने का प्रावधान या शक्ति राज्य के हाथ में सौंपी गई। ये 15(3) है जो वापस लिया जा रहा है। फिर 15(4) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति राज्य को सौंपा गया है। इनके लिए विशेष प्रावधान होगा और वो प्रावधान सामाजिक समानता के अधिकार के अधीन किया जाएगा, यानी सामाजिक समानता का अधिकार सीमित हो रहा है। तो 15(4) SC/ST और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े विशेष प्रावधान करता है। फिर 15(5) ये प्रावधान, ये शक्ति राज्य को देता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी यहां भी सामाजिक समानता का अधिकार आपसे वापस लिया जा रहा है, कम किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। तो 15(5) इन वर्गों, ये जो वर्ग है, इसी वर्ग, इन वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थान में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये है 15(1) और 2 सामाजिक समानता का अधिकार देता है। 15(3) और 3, 4 और 5 उसे सीमित करता है, यानी दिए हुए अधिकार को संविधान वापस भी लेता है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 15(5) है। 15(5) में क्या है? आर्टिकल 16 है। 16(1) और 2 यहां भी वही बात है। 16(1) और 2 16(1) में कहा गया है, राज्य के अधीन नियुक्ति या नियोजन में नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16(1) कहता है, राज्य के अधीन नियुक्ति में नागरिकों के साथ, नियुक्ति या नियोजन में नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसी बात को विस्तार से अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अधीन नियुक्ति या नियोजन में नागरिकों के साथ केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव या निवास स्थान के आधार पर या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान या इसमें से किसी आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये है 16(2). ये दोनों मिलकर अवसर की समानता की वकालत करता है, हमें अवसर की समानता देता है। यह अवसर की समानता है, सही है कि अवसर की समानता है, लेकिन यहां के बाद फिर इसे सीमित करने की प्रक्रिया शुरू होती है और इसमें कई बातें हैं। जैसे 16(3) संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य में नियुक्ति या नियोजन में निवास संबंधी अपेक्षा निर्धारित कर सकता है। यानी उस राज्य के नौकरी में
केवल उसी राज्य के निवासी शामिल होंगे और यह विधि बनाने का अधिकार संसद को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसद ऐसा कर सकती है और संसद ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए ऐसा किया भी है। तो निवास संबंधी प्रावधान, इसके बाद 16(4) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। ये जो आरक्षण दिया जाता है विभिन्न वर्गों को नौकरियों में, उसके लिए प्रावधान 16(4) में है, जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य की राय में उसके अधीन सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उनके लिए सीटों का आरक्षण कर सकता है। यानी सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ये 16(4) की व्यवस्था है। वहां क्या है? जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान, उद्भव, निवास स्थान या इसमें से किसी आधार पे भेदभाव नहीं होगा। यहां क्या है? सामाजिक शैक्षिक वर्गों के लिए आरक्षण होगा, यानी अवसर की समानता को सीमित कर दिया गया। इसके बाद 16(4) को ये SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देता है, अवसर की समानता सीमित होती है। तो SC ST को प्रमोशन में आरक्षण। इसके बाद अनुच्छेद 16(5) अगर किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित संस्था है और उसमें किसी संप्रदाय विशेष के लोगों की ही नियुक्ति की जाती है तो इसे अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी 16(5) विशेष संस्था में संप्रदाय विशेष की नियुक्ति, जैसे अगर अल्पसंख्यक आयोग है उसमें अगर सारे सदस्य या उसके कर्मचारी अल्पसंख्यक वर्ग से ही लिए जाते हैं तो ये अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं हो सकता है, नहीं होगा। कोई व्यक्ति इस आधार पे न्यायालय में नहीं जा सकता है। और जो 2019 में जोड़ा गया 16(6) EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्लास, जो EWS कहा जाता है, यानी अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब लोगों, पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो अवसर की समानता के अधिकार को सीमित करता है। तो EWS की व्यवस्था। मौलिक अधिकार है 16(1), 16(2) आपको अवसर की समानता का अधिकार देता है, लेकिन 16(3), 16(4), 16(4) को 16(5) और 16(6) के द्वारा विभिन्न शर्तों के तहत धीरे धीरे अवसर की समानता को संविधान वापस भी ले रहा है, अवसर की समानता को संविधान सीमित भी कर रहा है। इसी प्रकार आप आर्टिकल 19 पे आइए। 19 लोकतंत्र के लिए सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है। अब कैसे माना जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे सीमित किया हुआ है, कैसे संविधान हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है लेकिन दूसरे हाथ से उसे
सीमित करने वापस करने का भी काम करता है। जैसे 16(19)(1) क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक अभिव्यक्ति, लेकिन 19(2) के तहत इस पर कुल मिलाकर 8 प्रकार के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, देश की सुरक्षा, वैदेशिक राज्यों से भारत के संबंध, सदाचार और शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करना, यानी कई शर्तों के अधीन है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन 19(2) के तहत सीमित किया हुआ है। कुछ शर्तों के तहत अधिकारों को वापस लिया गया है। 19(2) संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन अब संगठन बनाने की स्वतंत्रता है तो डकैतों का संगठन तो बनाने का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे में 19(3) के तहत यह शर्त रखी गई है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था को बनाए रखते हुए ही संगठन बनाने का अधिकार है। यानी 19(3) सीमाएं हैं। 19(1) ग सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। सम्मेलन कीजिए, किसी ने आपको मना नहीं किया है, लेकिन भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार, इसके अधीन रहते हुए ही आपको सम्मेलन करने का अधिकार है। 19(4) इसकी सीमाएं निर्धारित करता है। 19(1) घ संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार है। संविधान लिखता है कि अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, संचरण करना का अधिकार है। लेकिन यदि आपके संचरण करने से जनजातियों का हित प्रभावित होता है या कि आम लोगों का हित प्रभावित होता है तो आपको संचरण करने से रोका जा सकता है। यानी 19(5) इसकी सीमाएं हैं। एक हाथ से दे रहा है, दूसरे हाथ से कुछ ले भी रहा है, पूरी तरह नहीं देता है। 19(1) अंग निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। निवास या बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह भी 19(5) के शर्तों के अधीन है कि आम लोगों का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, जनजातियों का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। 19(5) यहां भी लागू है, मिल रहा है लेकिन लिया भी जा रहा है। 19(6) अंगा नहीं है। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने और उस पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया था, जिसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए 19(4) न होकर सीधे 6 पर आएंगे, जो इच्छा के अनुसार आजीविका का साधन चलाने, व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार देता है। यानी आजीविका का साधन, आजीविका का साधन, व्यापार वाणिज्य, हर भारतीय नागरिक को आजीविका का साधन चलाने, व्यापार वाणिज्य करने, अपनी इच्छा के अनुसार करने का अधिकार संविधान देता है। लेकिन अब व्यापार करने का यह तो मतलब नहीं है कि आप गांजा बेचिए। बिहार में शराबबंदी लागू है, आप शराब बेचिए, आप मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचिए, आप महिलाओं एवं बच्चों का व्यापार कीजिए। ये शर्त नहीं होती है, ये नहीं हो सकता है। तो 19(6)
इस पर प्रतिबंध लगाता है। और प्रतिबंध दो प्रकार का लगता है। एक कि राज्य लोक हित में किसी व्यापार कारोबार को प्रतिबंधित कर सकता है, जैसे तस्करी प्रतिबंधित है, महिलाओं बच्चों का व्यापार प्रतिबंधित है, मिलावटी खाद्य पदार्थ का कारोबार प्रतिबंधित है, वो आपको नहीं करना है। दूसरा, किसी व्यापार या कारोबार के लिए राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है, ये राज्य का अधिकार है। आपको डीएसपी बनना है, ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपका। लेकिन डीएसपी बनने के लिए जो शर्तें तय हैं, जो कंडीशन है, जो अर्हता, जो क्वालिफिकेशंस तय किया गया है, वो आपको पूरा करना होगा। आप मैट्रिक फेल कर जाइए तब कहिए कि हमको डीएसपी बना दो, हमारा मौलिक अधिकार है, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक हाथ से मिल रहा है, दूसरे हाथ से वापस भी आ रहा है। इसी प्रकार अनुच्छेद 23 बेगारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध करता है। 23(1) बेगारी प्रथा का अंत करता है, मानव के दुर्व्यापार का अंत करता है, अवैध व्यापार का अंत करता है। 23(1) बेगारी प्रथा का अंत है। लेकिन दूसरी तरफ 23(2) में यह कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक सेवा आरोपित कर सकता है। मान लीजिए कहीं ऐसी जरूरत बातें हैं, कहीं बांध टूट रहा हो, उसे बचाना हो, तो राज्य को यह अधिकार है कि वह आदेश जारी कर सकता है कि इस क्षेत्र के इतने उम्र से अधिक के सारे व्यक्ति श्रम दान करेंगे और उन्हें इसके बदले कोई भी पारिश्रमिक नहीं दी जाएगी। तब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 23(1) का हमारे साथ उल्लंघन हो रहा है। तो 23(2) यहां पर सीमाएं निर्धारित करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 25(1) हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। ये 25(1) की व्यवस्था है, ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने, अंतःकरण की स्वतंत्रता हमें हासिल है। हम कौन सा धर्म मानते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। किस धार्मिक आचरण का हम प्रयोग करते हैं, उसे आचरण में लाते हैं, उसे मानते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है और इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें धर्म के प्रचार का भी मुद्दा है, धर्म का भी प्रचार हो सकता है। और कोई अगर स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो यह भी सही है, दबाव डालकर धर्मांतरण नहीं करवाना है, लेकिन किया अगर स्वेच्छा से करता है, हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम इस धर्म में नहीं उस धर्म वालों के साथ रहेंगे, हमारा धार्मिक आचरण इस धर्म का नहीं उस धर्म का होगा, तो यह हमें स्वतंत्रता है। लेकिन 25(2) के तहत इस पर भी सीमाएं ला दी हुई हैं। क्या? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 शर्तों के अधीन रहते हुए ही आप धर्म को मानेंगे, आचरण करेंगे और प्रचार करेंगे। यदि आपके धार्मिक आचरण से लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है, आपको रोका जा सकता है। अगर सदाचार पर बुरा प्रभाव पड़ता है, रोका जा सकता है। और यदि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, चाहे आप धार्मिक आचरण ही क्यों न कर रहे हो अपना, जैसे लगभग प्रत्येक धर्म में उपवास रखने को आत्मा के शुद्धिकरण का एक जरिया माना जाता है,
अगर उपवास रखने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यदि आपका जीवन संकट में आता है, तो राज आपके धार्मिक इस उपासना में हस्तक्षेप कर सकता है। तो दिया तो गया, लेकिन इन 3 शर्तों के तहत वापस भी लिया गया। अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, सीमाएं तय हैं। इसके बाद 26(1) प्रत्येक धर्म वालों को, धर्म से जुड़े हुए लोगों को या उसके किसी हिस्से को, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विभाग को, एक भाग को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। आप अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं, होता है ना, दुर्गा पूजा का होता है, सरस्वती पूजा का होता है, छठ का होता है, दीपावली का होता है, मुहर्रम का होता है, ईद का हो सकता है, इफ्तार पार्टी होती है। तो हो सकता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है, संस्था, धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार है, चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, और विधि के अनुसार उस संपत्ति पर प्रशासन, उसे की देखरेख करने का भी अधिकार है। यानी अनुच्छेद 26(1) धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार देता है। प्रबंधन कीजिए, उसमें संस्था भी बनाइए, चल अचल संपत्ति अर्जित भी कीजिए, उसकी देख रेख भी कीजिए, जो अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति आपने अर्जित किया है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कीजिए। लेकिन यह भी मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में ही रखा गया है, अनुच्छेद 26(2), और ये सीमाएं भी 25(2) वाली ही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से यदि लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, रोक दिया जाएगा। यदि अच्छे आचरण, सदाचार प्रभावित होती है, रोका जाएगा। अगर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, रोका जाएगा। मानव बलि रोका गया कि नहीं रोका गया? देखते होंगे वो भूत भगाने वाला सब होता है, कभी देखे होंगे आप, बड़ा बड़ा बाल दाढ़ी रखता है, खुद ही देखने में भूत जैसा लगता है। इससे समाज में एक गलत संदेश दे, ये अवैज्ञानिक बातें हैं कि किसी को भूत पकड़ता है, लेकिन धार्मिक आचरण में तो है। अगर इस तरह का आयोजन किया जाता है, इससे वैज्ञानिकता को ठेस पहुंचती है, मानववाद को ठेस पहुंचता है, सामाजिक सुधार पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो सदाचार भी प्रभावित होता है, लोक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। तो इसे रोका जाता है, रोका जा सकता है। इसे रोकने का अधिकार अपवाद के तहत राज्य ने ले लिया है। यानी एक हाथ से संविधान धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है, लेकिन दूसरी तरफ लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर उसे सीमित भी करता है, उसमें से कई बातों को फिर से वापस ले लेता है। यही इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना था। जैसे एक और भी है कि अनुच्छेद 28 के तहत 28(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह 28 का प्रावधान है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि यदि किसी संस्था की स्थापना न्यास के तहत की गई है, ट्रस्ट के तहत की गई है, और जिसमें धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी एक तरफ राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने की मनाही है, लेकिन दूसरी तरफ एक कंडीशन यह भी रखा गया है, एक शर्त यह भी रखा गया है कि यदि संस्था का गठन ट्रस्ट के अंतर्गत हुआ है और उसमें धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, तो धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। यही इस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को लिखना था। यही मतलब होता है कि एक हाथ से संविधान मौलिक अधिकार देता तो है, लेकिन दूसरे हाथ से उसे वापस भी लेता है।
इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि प्रायः मौलिक अधिकारों पर सीमाएं बंधी हुई है। एक और भी आप लिख सकते हैं, अनुच्छेद 22, जो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार में 3 बातें कही जाती हैं। एक, 22(1) में 3 बातें हैं। 3 बातें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। तीन बातें हैं। गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे अपने मन मुताबिक विधि सलाहकार या वकील रखने का अधिकार होता है और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीक के न्यायालय में, निकटस्थ न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य होता है। ये 3 बातें हैं, ये 3 हमारे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन 22(2) में इसके 2 अपवाद रखे गए। इसमें एक अपवाद हमारे नागरिकों के लिए भी है कि यदि, एक तो है कि विदेशी नागरिक है, अगर विदेशी नागरिक है तो उसे 22(1) के मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। और दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तब उन्हें 22(1) में दिए गए मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। निवारक निरोध एक ऐसा कानून होता है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें बिना अपराध किए अपराध को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अपराध हुआ नहीं है और अपराध हो नहीं, इसके लिए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसे ही निवारक निरोध कहते हैं, प्रिवेंशन डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन डिटेंशन को भारतीय संविधान की आवश्यक बुराई कहा जाता है। आवश्यक तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से हम किसी खतरे से, किसी घटना को अंजाम लेने से पहले रोक सकते हैं। लेकिन बुराई यह है कि इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार बेवजह भी किया जा सकता है। तो 19 जो निवारक निरोध विधि के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 19(1) में दिए गए जो 3 हमारे मौलिक अधिकार हैं वो उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। अभी हाल में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं को इसी निवारक निरोध विधि के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। तो निवारक निरोध, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है जरूर, लेकिन निवारक निरोध भी साथ में है जो 22(1) में दिए गए मौलिक अधिकार को वापस ले लेता है। क्योंकि उसमें अगर गिरफ्तार करेंगे तो 22(1) में दिए गए मौलिक अधिकार ही प्राप्त नहीं होता है। बिहार में भी CCA, क्राइम कंट्रोल एक्ट, इसके तहत कभी कभी लोग गिरफ्तार होते रहते हैं। एक इरोमा शर्मिल थी, मणिपुर की शायद थी वो, उनको लंबे अरसे तक इसी निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, रासुका के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो एक हाथ से संविधान मौलिक अधिकार देता तो जरूर है, लेकिन इस पर सीमाएं प्रतिबंधित हैं, सीमाएं दी हुई हैं, शर्तें तय हैं। उस शर्त के तहत ही इसका उपभोग करना होता है, यानी दूसरे हाथ से मौलिक अधिकारों को वापस भी संविधान लेता है। धन्यवाद।